हेलो दोस्तों, विपिन एकेडमी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम सबसे मज़ेदार टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम ग्रुप डी की चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि यह एक बहुत सुनहरा मौका है। यह सभी विद्यार्थियों से हम निवेदन करते हैं कि यह मौका आप नहीं गंवाएं। बहुत मात्रा में सीट है और वैकेंसी बहुत लेट आती है, इसलिए यह चांस जो है बहुत अच्छा चांस है, इसे आप लोग नहीं गंवाएं। तो अभी सब लोग ग्रुप डी की तैयारी में लगे होंगे, लेकिन आधा कोई भी पता नहीं होगा कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, किस ढंग से, किस तरीक़ा से हम तैयारी करें, किस तरीक़ा से पढ़ें कि हम कम समय में सही चीज़ पढ़ें और यह मौका को हम जाने ना दें, रिजल्ट निकाल ले। क्योंकि समुद्र में तैरने से कोई फायदा नहीं है, हमें किनारा ढूंढना है। ठीक है, हमें सफलता हासिल करना है। पढ़ाई बहुत गहराई चीज़ है, उम्र बीत जाएगा पढ़ते पढ़ते, लेकिन फिर भी पढ़ाई ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए जो हमको ज़रूरी है, स्पेशल फॉर ग्रुप डी के रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सिलेबस ज़रूरी है, जो टॉपिक ज़रूरी है, उसी को ना पढ़िए। अब पूरा पढ़ने के फिर में आप सही से तैयारी नहीं कर पाइएगा और कहीं ना कहीं आप अपना मौका या सुनहरा मौका आप गंवा दीजिएगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपना सुनहरा मौका एक खो दे, फिर आपको 5 साल वेट करना पड़े वैकेंसी के लिए। मालूम चला कि फिर एज ही ख़त्म हो गया, उम्र ही नहीं बचा। ठीक है, या फिर आप घर का कोई और दबाव आ गया, जिसके कारण पढ़ाई लिखाई छोड़ना पड़ा। इसलिए यह बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसे हाथ से जाने नहीं दीजिए, कड़ी मेहनत करिए। तो कड़ी मेहनत करने का ये मतलब नहीं है कि दिन भर हम धूप में काम करें, कड़ी मेहनत रिजल्ट हमारा हो जाए। नहीं, ऐसा तो पढ़ाई पढ़िए, सटीक चीज़ पढ़िए। जो टॉपिक से पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा गया है, उसी टॉपिक को पढ़िए और उस टॉपिक को गहराई से पढ़िए। हाँ, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाइएगा तो फिर गहराई से क्वेश्चन अगर पूछ दिया, पूछता ही है, तो वो कहेगा बहुत डीपली पूछा है, बहुत हार्ड क्वेश्चन था। हार्ड क्वेश्चन नहीं, रेलवे जो सिलेबस दिया है उस सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है क्वेश्चन। वो आपकी नासमझ है, आप उतना गहराई तक नहीं पढ़े होंगे, इसके चलते आपको लगता है कि बहुत उटपटांग क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन उटपटांग नहीं होता है, आपके नॉलेज से परे हो जाता है, क्योंकि आप उतनी डीपली जाके नहीं पढ़े हैं। उस जिस टॉपिक से जो सिलेबस था, उस सिलेबस को आप कंप्लीट नहीं किए हैं, सही ढंग से कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए आपको प्रश्न उटपटांग लगता है कहाँ से उठा कर दे दिया क्वेश्चन, समझ में नहीं आता है। हम तो ये सब कभी पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, तो ये सब एग्जाम में होना नहीं चाहिए। इसके पीछे रीजन है कि सिलेबस देख के नहीं पढ़ते हैं और सटीक चीज़ आप लोग नहीं पढ़ते हैं भी तो सिर्फ रट्टा मारते हैं। तो रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है, उसको गहराई से कॉन्सेप्ट लीजिए, रट्टा अपने आप मरा जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। क्योंकि इसमें कुछ नॉर्मिकल्स वगैरह भी देना शुरू कर दिए हैं और उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। साइंस है तो इतिहास से तो बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा आपको, और लोग इतिहास से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में, मुगल साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, ये किए हुए है, लेकिन क्वेश्चन उससे आगे कितना, 2 से 3 क्वेश्चन, रट्टा मारते रह जाओ। ठीक है, तो ऐसा चीज़ पढ़े कि कितनों हार्ड दे दे, कितनों पटांग दे, फिर भी हम स्कोरिंग 60+ करके आ जाए, कितनों हार्ड से हार्ड क्वेश्चन रहे। तो ऐसा चीज़ पढ़े, बिना रट्टा मारे हुए अगर 60+ स्कोरिंग करते हैं और कुछ साइंस वगैरह करंट अफेयर्स आपको अगर पकड़ा जाता है तो 70+ कर जाइएगा। 70+ कर जाने के मतलब का आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए सटीक चीज़ पढ़ना है, तो उसी के वीडियो हम लेकर आए हैं, प्लीज़ अंत तक देखिएगा। ठीक है, और मैं सिर्फ सिलेबस ही नहीं, मैं इस हर एक टॉपिक का वीडियो आपको देते रहूँगा और मेरे साथ रहिए, आपको मैं ग्रुप डी का कंप्लीट तैयारी करा दूँगा।
कंप्लीट जितना भी सिलेबस इसमें है सारा का सारा वीडियो में यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाऊंगा। आप उसको धैर्य बना के देखिए, आप मुझे उम्मीद है कि आप जरूर सफल कर जाइएगा। तो ये कहा जाता है समुद्र में तैरने से कोई फायदा नहीं। समुद्र कितना बड़ा है, आप बीच में तैरते रह जाइए, कोई मतलब बनता है नहीं। आपको जाना किधर है, किनारा ढूंढना है। इसी तरह हम लोग पढ़ाई में सफलता हमको ढूंढना है, तो उसी ओर नहीं चलेंगे जिस ओर सफलता हमको मिलेगा, जिससे क्वेश्चन हमारा आएगा जो हमारे लिए लाभदायक है, उसी को गहराई से पढ़ना है। ठीक है, कोई भी जैसे कोई भी टॉपिक जैसे इसमें है, उस टॉपिक में से हम पढ़ लिए हैं और उस टॉपिक को कितना घुरा फिरा कर क्वेश्चन हमें से पूछ दे तो हमसे बन जाना चाहिए। जो उस टॉपिक को पढ़ लिए उस टॉपिक से, वो पढ़ाई का मतलब होता है। इन्हें कि हम मान लें परसेंटेज पढ़ लिए हैं, परसेंटेज से क्वेश्चन आ गया तो हमसे नहीं बना, तो ऐसा पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं बना, फिर तो आप वहीं का वहीं रह जाइएगा, आपसे रिजल्ट भी नहीं होगा। इसलिए आप पूरे मेहनत से और सही दिशा में मेहनत करिए। तो ग्रुप डी में आज हम सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं और सब सिलेबस जितना भी सिलेबस है उसमें टॉपिक है, सब टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे और गहराई से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल एंड करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स। 4 में है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। ठीक है, तो मैथमेटिक्स, तो कुल मिला के हमें ग्रुप डी में 100 प्रश्न मिलते हैं। कितना रहता है? 100 प्रश्न मिलेंगे, 100 क्वेश्चन आएगा। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट रहेगा। टाइम कितना रहेगा? 90 मिनट। इसी 90 मिनट और 100 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ज़्यादा है, मतलब कि एक क्वेश्चन पर 1 मिनट से भी कम समय आपको मिलने वाला है। हाँ, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्रुप डी में मैथ से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा। तो 25 क्वेश्चन रहेगा तो मैथ तो सब लोग पढ़ते हैं, जनरल तैयारी करने वाले, है ना। तो मैथ में अगर 25 में अगर आप 20 प्लस नहीं बनाए तो फिर रिजल्ट की उम्मीद कैसे करिएगा? ठीक है, 25 है तो उसमें 20 प्लस आपको ले चलना है, क्योंकि मैथ ही ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोरिंग देगा। ठीक है, और इसका एक कहता है सीमित सिलेबस है, उठपटांग आपको नहीं लगेगा, बशर्ते आप उस टॉपिक को, उस चैप्टर को गहराई से पढ़िएगा तो मैथ वाले क्वेश्चन आपको सॉलिड बन जाएगा, मैथ और रीजनिंग का। क्योंकि इसमें ज़्यादा बाहर से ना, उसका एक सीमित सिलेबस है ना, उसका टाइप है, हर टाइप को आज बढ़िया सीख जाइएगा ना तो मैथ आप बना के ले आइएगा। ठीक है, तो 20 प्लस इसमें आ जाना चाहिए। उसके बाद रीजनिंग 30 को पूछेगा, 30 नंबर आता है रीजनिंग से। ठीक है, ये भी आपके दिमाग का ही सब्जेक्ट है, इसमें कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। 30 से 20 कितना हो गया? 55 नंबर। 55 नंबर में कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, भूलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको जानकारी रखना है। जानकारी मतलब जितना इसमें जो भी टॉपिक मैथ में दिया है, जो रीजनिंग में दिया है, जो चैप्टर पढ़ने के लिए सिलेबस में, उस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट मतलब खाली बनाने लेना है, उससे उलट पुलट के घुमा के जैसे भी क्वेश्चन पूछ दिए आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, ये अगर कर लेते हैं तो 55 में आप 50, अगर अच्छे हैं तो 50 आप ले आ सकते हैं। ठीक है, अगर 55 में आज 50 आप कर दिए हैं तो सोच रहे हैं आपका रिजल्ट कोई काटेगा? क्योंकि अभी साइंस बाकी है ना। ठीक है, तो साइंस में सब उठपटांग नहीं रहता है, जीके में सब उठपटांग नहीं रहता, करंट अफेयर्स कुछ तो कुछ रहता है जो नॉर्मल रहता है। क्वेश्चन बनाने का भी तरीका होता है कि 50% नॉर्मल क्वेश्चन रहता है जिसको सब बच्चे कर जाते हैं। कुछ 25% क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है, जो रनिंग पीरियड में है वो लोग करते हैं। उसके बाद जो 25% क्वेश्चन बचता है वो थोड़ा हाई लेवल का रहता है, जो करीब मेहनत करते हैं, अधिक परिश्रम करते हैं, वो बनाते हैं उसको।
ठीक है, ये नहीं कि क्वेश्चन ऐसा पूछ देगा कि आप एग्जाम में जाइएगा आप कुछ नहीं बना के आइएगा, वैसा नहीं। आप नहीं भी पढ़ के जाइएगा तो 40 से 50 क्वेश्चन आप करके आइएगा, क्योंकि कुछ परसेंट क्वेश्चन पूरा नॉर्मल रहता है जो सभी लोग बना देते हैं। तो सभी लोग बन गया तो मतलब सभी लोग के पास है उतना नंबर, उससे जो आगे बढ़ाइएगा तभी ना रिजल्ट आपका होगा। तो उससे आगे आप पढ़िएगा तो जो रनिंग पीरियड में है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उससे आपको कंपेयर होगा, उसके साथ कंपटीशन आपका है 25%। उसके साथ अगर निकल गए तो आपका रिजल्ट होगा। मेरिट बनने के लिए थोड़ा हाई लेवल से भी 4-5 क्वेश्चन आपको टच करना है, तब आपको जाके फुल्ली सिलेक्शन होगा। मेरिट तक में आप नहीं छटिएगा। तो इन्हीं में 30 नंबर। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ये दोनों मिला के कितना आता है? 20 नंबर का आता है। ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स 5 से 6 प्रश्न रहेगा। करंट अफेयर 5 से 6 प्रश्न, बाकी क्या रहेगा? जनरल अवेयरनेस रहेगा। उसके बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या टॉपिक आता है जनरल अवेयर्स में। ठीक है, और करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर तो डेली बनता है, इतना करंट अफेयर कितना आप करिएगा, लेकिन हमको जो जिससे पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन आता है उसी को ना पढ़ना है। ज़्यादा समुद्र में तैरने से क्या फायदा होगा हमको। ठीक है, तो वो सारे चीज हम भी बताएंगे। उसके बाद जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से 25 नंबर। तो विज्ञान मान लीजिए इसमें आपको 20 नंबर में थोड़ा दिक्कत होगा, इसमें उठपटांग लगेगा, करंट अफेयर नहीं पकड़ा के हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये 25 साइंस है, साइंस सब लोग पढ़ते हैं। 10वां तक तो साइंस पढ़े किए हैं सब, और 10वां 10 का जो सिलेबस है, 10 स्तर से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। 10वीं कक्षा के स्तर के माध्यम का जो भी क्वेश्चन है जो सिलेबस में है उसी के अंडर क्वेश्चन रहेगा। इंटर लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपको कभी कभी लगेगा ये सब तो इंटर लेवल का क्वेश्चन है, नहीं, आपने शायद नहीं पढ़ा है इसलिए आपको लगा कि इंटर का लेवल का है, लेकिन ये 10वीं कक्षा तक है। अब 10वीं कक्षा में आप सिर्फ बिहार बोर्ड से तुलना करिएगा। बिहार बोर्ड में बीएससी बोर्ड में जो टॉपिक दिया हुआ है, बिहार बोर्ड में जो दिया हुआ टॉपिक और जो प्रश्न दिया हुआ है उससे आप तुलना कंपेरिजन करिएगा और कहिएगा ये तो इंटर का क्वेश्चन दे दिया है। नहीं, आप सीबीएसई बुक उठाइए, इंग्लिश में है उससे हमको नहीं मतलब है। सीबीएसई का बुक की सिर्फ टॉपिक लीजिए कि उसमें क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है साइंस में, और उसके बाद कितना गहराई उसमें दिया हुआ है, उस चीज को आप हिंदी में पढ़िए। समझ रहे बात को। बिहार बोर्ड के साइंस से खाली पढ़ के जाइएगा तो कहेंगे आप टूट पटांग लगा, बहुत हार्ड पूछ दिया। कारण क्योंकि आप बिहार बोर्ड में बहुत डीपली नहीं रहता है। बिहार बोर्ड का साइंस में बहुत डीपली रहता है। आप सीबीएसई का साइंस उठाइए तब आपको समझ में आएगा कि 10वां का क्या सिलेबस है। ठीक है, तो सीबीएसई में जो टॉपिक दिया हुआ है, जहां तक गहराई से दिया हुआ साइंस, उतना गहराई तक आपको पढ़कर जाना है, पढ़ना है टॉपिक वाइज। ठीक है, तो ये साइंस आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये भी आप कर सकते हैं कंप्लीट। करंट अफेयर्स आपसे कंप्लीट नहीं होगा, बहुत समुद्र है वो नहीं होगा, लेकिन आप सीमित वाले सब्जेक्ट, ठीक है, इसमें है कि मान लो इतना बड़ा मोटा बुक है तो इसमें से ही आएगा। ठीक है, तो जनरल साइंस जो है आपका सीमित है, आप उसको कवर कर सकते हैं। और 55 नंबर ये कवर कर सकते हैं, तो 55 और 25 कितना हो गया? 80 नंबर। सोचिए 80 नंबर आप कवर कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बशर्ते आपकी मेहनत, और मेहनत भी तो सही दिशा में मेहनत, सही टॉपिक पर मेहनत करना, फोकस करना है। तो ये 80 नंबर आपके हाथ में आ सकता है, ये बाहर नहीं जाएगा 80 नंबर। अब ये बच गया 20 नंबर। ठीक है, अब 20 नंबर में आपको कुछ मान लिया करंट पकड़ा गया, कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का पकड़ा गया, तो 4, 5, 10 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर 10 नहीं बना, 5 भी अगर इधर से बन जाता है तो 85 आ जाता है आपका स्कोरिंग। ठीक है, इधर 80 में से आपका क्या मान लीजिए साइंस में अगर 25 है तो मान 20 बनाए और 50 इधर बनाए, तो 50 20 कितना हो गया?
70। अब पाँच में अगर स्टेप बना दिए आप तो 75, इतना स्कोरिंग काफ़ी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़िए कि आप रिजल्ट हो जाए आपका। इन्हें खाली कोचिंग और सेट मारने से कुछ नहीं होगा। सेट मारने से क्या हो जाएगा, हर सेट खाली मारिएगा तो कोई काम चलेगा। मान लीजिए जो क्वेश्चन सेट में बना लिएगा, सेट में फिर फंस जाइएगा, घुमा के दे दिया तो बड़ी टफ नहीं बनाए। ठीक है, तो सेट से सिर्फ टाइप आपको उठाना है। प्रीवियस उसके लिए देखिए कि पिछले बार जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें किस का टाइप का क्वेश्चन पूछा है, वो सारी चीज़ हम बताएंगे आपको। और किस किस टॉपिक से आया है क्वेश्चन वो सब बताएंगे। उसी टॉपिक को आपको क्लियर करना है। तो इस तरह से के तरीके से आप पढ़िएगा तो मुझे आशा है, विश्वास है कि आपका रिजल्ट ग्रुप डी में हो जाएगा। ये ऐसा मौका, इसको आप छोड़िए नहीं कि पता नहीं अगर रेलवे में शौक रखे होंगे तो पता नहीं इसके बाद रेलवे का वैकेंसी कब आएगा, ये कोई निश्चित नहीं है। अभी तक तो ये भी निश्चित नहीं है कि ग्रुप डी का एग्जाम कब लेगा, इसलिए तैयारी अपना जारी रखिए। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स के। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना चाहिए, जिस ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथमेटिक्स में तो है 30-40 को चैप्टर है ना, तो उतना चैप्टर 25 नंबर का पूछबे करेगा। तो सब चैप्टर से अगर एक क्वेश्चन में पूछेगा तो भी कम पड़ जाएगा, है ना। 40 चैप्टर मैथ में है, देखो पड़ जाएगा 40 क्वेश्चन। यहाँ पूछ रहा है कितना, 25। तो सबको क्यों पढ़ना है, जिससे ज़्यादा पूछे जाते हैं प्रश्न उसको हमको कमांड करना है, बहुत अच्छी तरह से कमांड करना है। तो उसमें सबसे पहले जो आता है सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। अब सरलीकरण में क्या क्या आता है, तो हमने बेसिक मैथ आपको डाले हैं, करीब करीब 8 वीडियो डाले हैं बेसिक मैथ का। बोर्ड मास तक हमने डाले हैं, स्क्वायर डाले हैं, स्क्वायर रूट भी डाले हैं, है ना, डेसिमल वाला भी डाले हैं। तो सिंप्लीफिकेशन बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित होता है। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक है, कैलकुलेशन ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं हुई माइनस प्लस में, तो सिंप्लीफिकेशन को आराम से बना सकता है। और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछाते हैं ग्रुप डी में सिंप्लीफिकेशन से, सरलीकरण से। इसमें 7 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। सोच ली 7 से 10 प्रश्न इसी में पूछाते हैं, तो कितना बच गया। अगर मान 10 को पूछ दिया तो बच गया कितना, 15 क्वेश्चन बच जाएगा। ठीक है, तो किस पे ज़्यादा फोकस करना है, किस चैप्टर पर, उस पर ध्यान देना आपको। तो ये सिंप्लीफिकेशन आपसे छूटना नहीं, कभी छूटना भी नहीं चाहिए। जिसका कैलकुलेशन मजबूत है उससे तो नहीं छूटेगा, और नहीं है तो उसको मजबूत कर लीजिए, क्योंकि 7 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं सरलीकरण से। एकदम बच्चा वाला चीज रहेगा, पॉइंट वाला रहेगा, भिन्न का जोड़ रह सकता है, दशमलव वाला रह सकता है ना, लघुत्तम, महत्तम, ये सब तो इसमें है। सिंप्लीफिकेशन में आता क्या है, ये सारी बातें भी हम आपको बताएंगे। इस सिंप्लीफिकेशन के अंदर कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। उसके बाद है डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, मतलब कि नंबर को कहीं पुट करना है, उसको सोल्व करना है। ठीक है, उससे 4 से 5 प्रश्न पूछाते हैं, 4 से 5 प्रश्न। सोच लीजिए 15 तो इधर ही हो गया, अगर इधर न्यूनतम वाला होगा तो 7 4 11, इधर वाला होगा तो 15, बचा कितना 10। एलजेब्रा यानी बीजगणित, एलजेब्रा से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्स वाई जानते हैं ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल क्यू, है ना, ये सब क्या है, एलजेब्रा बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो इसका भी कॉन्सेप्ट हम आपको देंगे, अभी दिए नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट हम देंगे। सिंप्लीफिकेशन का कुछ कॉन्सेप्ट मिल गया है आपको बेसिक मैथ में हमारा। ठीक है, तो उसका कुछ बाकी है तो उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद इसको क्लियर कर एलजेब्रा, फिर इसको कर लीजिए क्लियर। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। परसेंटेज 2 से
3 प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर मेंसुरेशन निश्चय त्रिमिति 2 से 3 प्रश्न। उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस 2 से 3 प्रश्न। तो सोचिएगा सर 8 चैप्टर से पूछा जाता है, नहीं, इसमें भी देख सिंप्लीफिकेशन में कई चैप्टर सब मिलाकर सिंप्लीफिकेशन बना है ना। उसे तो उसका बाकी जितना चैप्टर है इसके अलावा जो हम नहीं लिखे हैं, आपको टाइम एंड वर्क नहीं लिखे हैं, ठीक है, पाइप टैंकी नहीं लिखे हैं, और बहुत सारे चैप्टर हम नहीं लिखे हैं। तो जो छूट गया उसे 1 नंबर, वो भी संभावना है रहेगा भी, कभी नहीं भी रहेगा, ठीक है, 1 नंबर। तो आप समझ जाइए कि आपको क्या क्या चीज पर ज्यादा जोर देना है, पहले किसको कमांड करना है। अब हम 10 7 10 ये दोनों कमांड कर लेते हैं इतना दूर तक, तो कितना 10 5 15 4 19 नंबर मैक्सिमम करके लेके चलते हैं तो 19 नंबर कमांड हो जाएगा। न्यूनतम लेके चलते हैं तो 3 4 3 7 7 14 नंबर कमांड हो गया। तो इस तरह से न पढ़िए, इस तरह से पढ़िए ताकि आपको पूरा चैप्टर कमांड हो जाए। अब सर ने सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, और जो छोड़ के चला आएगा बोले सर टाइम ही नहीं बचा, कैलकुलेशन करने में समय निकल गया, तो उससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। ट्रिक तो आप भूल ही जाइए, ट्रिक पर मैथ अब आता ही नहीं है। आप प्रीवियस उठा के देखिए, ट्रिक यूज भी अगर है तो मैथ में क्या किया, जो क्वेश्चन बनाते हैं वो भी बच्चा के दिमाग से ही, स्टूडेंट के दिमाग को परखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाते हैं। वो भी जान के सब ट्रिक का इस्तेमाल करता है, डायरेक्ट ट्रिक नहीं देता है। क्वेश्चन का 1 स्टेप ऊपर बढ़ा देगा ट्रिक का, और ट्रिक का 1 स्टेप नीचे कर देगा। ट्रिक लगेगा, लेकिन सबसे पहले आपको ट्रिक पर ढालने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ट्रिक पर मैथ बन गया, उसके बाद भी 1 स्टेप आपको जोड़ दिया, ताकि उसके बाद भी आपको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सब कब होगा, जब आप गहराई से पढ़े होंगे, बेसिक उसका जानते हैं हर चैप्टर का, तभी आपसे कोई इसमें भी मैथ दे देगा तो आप बना दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ में फंस रहे हैं तो फंसते रहिएगा, फिर जब तक क्लियर नहीं करिएगा चैप्टर ने, जब तक सेट में आपका पूरा मैथ में नंबर नहीं बनेगा, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा। सेट ही आपका औकात बताता है, मतलब कि आपका ज्ञान को परीक्षा लेता है कि आप सेट बनाते हैं तो कितना मैथ का क्वेश्चन सॉल्व किए, कितना आपका सही गया, और कितना कम समय में बना रहे, ये भी मायने रखता है। वही मैथ हम बना रहे हैं और एक मैथ के पीछे लग गए, 10 मिनट समय दे दिए, अगला मैथ बनाने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो टाइम को भी मेंटेन करना है कि एक मैथ पर हम कितना क्वेश्चन समय दे। ऐसा भी होता है, कोई अगर 5 मिनट समय लिया कोई मैथ, तो कोई मैथ क्या 5 सेकेंड 10 सेकेंड में बन गया, या 1 मिनट में बन गया, है ना। कोई जी के देखते साथ मार दिए, तो वो सबका जो समय बचता है वो मैथ में हम लगाते हैं, है ना। चलिए, तो ये मैथ का पोर्शन था। तो सब आपको एक एक करके सब क्लियर पहले करिए। अभी आपका डेट नहीं निकला है, बकाइए नहीं। अगर जल्दी कहा था ना, जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो जल्दीबाजी करिएगा, हड़बड़ में आपको एक भी टॉपिक क्लियर नहीं होगा, सब का सब अधूरे रह जाएगा, ठीक है। और आप प्रश्न छोड़ सकते हैं, छोड़ के आ जाइएगा। तो सबके फेरा में हमको नहीं चलना है। कहावत में भी है कि एक साधे तो सब सधे, पहले एक को साधिए, ठीक है। जो सबसे ज्यादा है 7 से 10 सिंप्लीफिकेशन, सबसे पहले इसको आप फिनिश कर दीजिए, एकदम ऐसा फिनिश कर दीजिए कि सिंप्लीफिकेशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे भी घुमा के दे, हमको कम समय में उसको बना के रख देना है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे एक करके आप उसको कंप्लीट करते जाइए, और सबके फेर में रहिएगा ना तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में क्या क्या होता है, पजल, जो सबसे लड़कन को विद्यार्थी के लिए सबसे हार्ड लगता है, पजल टेस्ट, पहेली जिसको बोलते हैं पजल, है ना। तो पहेली है, ऐसी पहेली बुझ बोल हम लोग बुझते थे बच्चा में, तो जो जाने सो ही बुझे, है ना। तो उसको सेट करना है, तो सबसे ज्यादा अब पूछ जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ पजल से ही रहता है, पहेली 4 से 5 क्वेश्चन।
ठीक है। एक पहेली आप सॉल्व करिएगा ना तो उससे 3 क्वेश्चन बनेगा, 2 क्वेश्चन बनेगा, चाहे कभी कभी 4 को क्वेश्चन देता है एक पहेली से। अगर 2 क्वेश्चन एक पहेली से दिया, 3 क्वेश्चन अगर दिया, समय लिया 5 मिनट, लेकिन 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया। कभी कभी एक क्वेश्चन में 5 को एक को पहले दिया, 5 को उसका क्वेश्चन देगा निकाल के, उसमें समय देंगे। अगर बन गया तो 5 नंबर हमें कोई नहीं काटेगा। अगर गलती कर दिए तो 5 का 5 गलत हो सकता है और समय भी आपका लॉस हो सकता है। तो पजल में हाथ कभी डालिएगा जब उसको आप बना सकते हैं, आपको कॉन्फिडेंस रहे कि पजल हमसे नहीं छूटना चाहिए। नहीं छूटता है, हर सेट बनाते हैं तो उसमें पजल का क्वेश्चन जो है पहले का हमसे कभी छूटता नहीं है, हमेशा हम बना देते हैं। तभी एग्जाम में उसमें हाथ लगाइएगा, नहीं तो समय बहुत खाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, पजल बनाना सीख जाइएगा तो 4 से 5 नंबर आपको रीजनिंग में हाथ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वेन आरेख, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अगर आप सही से समझ जाइएगा ना तो मुझे विश्वास है कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बन जाएगा। ठीक है, बशर्ते आप उसका कॉन्सेप्ट सही समझ जाइए, कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, आपसे क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। कोई भी स्टेट बनाइएगा आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सीरीज, श्रृंखला, 3 से 5 क्वेश्चन। एनालॉजी, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, फिर मिसिंग नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन। नॉन वर्बल रीजनिंग, 1 से 2 क्वेश्चन। क्लासिफिकेशन, 1 से 2 क्वेश्चन। वर्बल रीजनिंग 1 से 2 क्वेश्चन। और जो छूट गया है वह उससे एगो पूछेगा या फिर नहीं भी पूछेगा। ऐसा बड़ा रिलेशन छूटा हुआ है और कलर छूटा हुआ, बहुत सा छूटा हुआ है, नहीं लिखे हैं इसलिए उस पर जोर नहीं दिए, क्योंकि कभी पूछेगा तो कभी नहीं भी पूछेगा, 1 नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो जो पहले बड़ा मछली है उसको पहले पकड़ लीजिए तो छोटा मछली अपने आप छना जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमको सिलेबस को कंप्लीट करना है। हम एक एक करके सिलेबस कंप्लीट करेंगे, इन्हें कि एक ही बार सबको देख लेंगे ना तो एक भी कंप्लीट नहीं होगा। उसका करंट अफेयर्स वो तो कोई मतलब कि आप अप टू डेट रहिए, है ना। कहने का मतलब अभी को शिक्षा मंत्री बना है, कौन चेंज हुआ है, क्या हुआ, कौन सा पदक जीता है, कौन सा खेल कूद, ये सब मन आपको नॉलेज में रहना चाहिए। ठीक है, इसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे। अब है जनरल साइंस और जनरल दोनों एक साथ करेंगे हम। अब इसमें मोटा मोटी बताते हैं, जनरल साइंस में आपको रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। कौन सा स्तर का, 10वीं कक्षा के स्तर का रहेगा। 10वीं कक्षा के स्तर में कौन, बिहार बोर्ड पर निर्भर नहीं रहिएगा, सीबीएसई किताब देखिएगा। सीबीएसई किताब आप कहेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश नहीं हमको हिंदी पढ़ना, लेकिन उससे सिर्फ टॉपिक लीजिएगा, क्या क्या चीज़ दिया हुआ वो टॉपिक आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तब आपको साइंस पकड़ में आएगा और क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फिर हम बताएंगे आपको कि जनरल साइंस में भी कौन कौन, फिजिक्स में है तो फिजिक्स में 4 चैप्टर मेन है, जैसे मोशन पढ़ लेना है। मोशन ऐसा पढ़िए कि उससे नॉर्मिकल वगैरह दे दे तो हमसे छूटना नहीं चाहिए। फिर लेंस है, कार्य शक्ति ऊर्जा और विद्युत, ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन रहता है और रहेगा भी। ये 4 टॉपिक को एकदम रटिए नहीं, समझ के कॉन्सेप्ट के साथ उसको क्लियर कर लीजिए। ठीक है, फिर है रसायन है। रसायन में रोजमर्रा के जिंदगी में जो रसायन उपयोग होता है, जो टॉपिक उपयोग होता है वो सबसे रहेगा। जीव विज्ञान है, उसमें प्राणी सदृश, है ना, और पोषण, ये सब रहेगा। सबका टॉपिक आपको हम बताएंगे, या फिर आप वेबसाइट पर भी जाके खोल के देख सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। ठीक है, गूगल से सर्च करके देखिए, हर एक टॉपिक के बारे में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी टॉपिक ले सकते हैं। तो बजाते इतना आप आपको मेन चीज़ बताए हैं, ये सब पर आपको फोकस करना है, कैसे तैयारी करना है हमारे साथ चलिए, मैं आपको ग्रुप डी का पूरा तैयारी करा दूंगा। इसके लिए
मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।